नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं दिया खटवानी और स्वागत है आपका के न्यूज़ में। चलिए गौर करते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। देश में कोरोना से हालात बेकाबू हो चुके हैं। इसका अंदाजा ऐसे लगाएं कि दुनिया के नए मरीजों में से करीब 40 से 45% अकेले भारत में ही मिल रहे हैं। बीते 24 घंटे में दुनिया में 8.92 लाख लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इनमें से अकेले भारत में 3.86 लाख मरीज मिले। महामारी से रोजाना हो रही मौतों में भी भारत टॉप पर है। बीते 24 घंटे में दुनिया में 15,142 लोगों ने जान गंवाई। इनमें से भारत के सबसे ज्यादा मरीज 3,501 मौतें हुई हैं। मौत का यह आंकड़ा सरकारी है। शमशान और कब्रिस्तान के हालात कहानी कुछ और ही है। बयां कर रही है कि देश में पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ रहा है। बीते हफ्ते जहां पर 100 जांच पर 18 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही थी, अब 21 लोग पॉजिटिव मिल रहे हैं। गुरुवार को पहली बार एक दिन में 3,86,854 नए मरीज मिले। 24 घंटे में मिल रहे मरीजों का आंकड़ा यह सबसे बड़ा है। इससे पहले 28 अप्रैल को 3.79 लाख मरीजों की पहचान हुई थी। इसके अलावा 24 घंटे में 3,501 संक्रमितों की मौत भी हुई है। यह लगातार तीसरे दिन था जब 3,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इससे पहले बुधवार को 6,386 मौतें रिकॉर्ड की गई है। राहत की बात है कि इन 24 घंटों के अंदर 2,91,484 लोग ठीक भी हो चुके हैं। देश में जब 10 लाख एक्टिव केस हुए थे, तभी से अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन, दवाओं और वेंटिलेटर की कमी होने लगी थी। अब यह आंकड़ा 31 लाख से भी ज़्यादा हो चुका है। इसमें हर दिन 1 लाख से ज़्यादा की बढ़ोतरी हो रही है। अगर एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में से ऐसे ही बढ़ोतरी होती रही तो आने वाले दिनों में पूरे देश में मुश्किलें बहुत बढ़ जाएंगी। अभी जो साधन जुटा रहे हैं वह सिर्फ 10% मरीजों के ही हैं। बाकी 90% मरीजों को अव्यवस्था का बोझ झेलना पड़ रहा है। यदि मई महीने में आपके घर में कोई शादी है और अपने मरीज गार्डन हॉस्टल में बुकिंग कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर नहीं है। जिले के 1 मई से होटल्स, मैरिज गार्डन्स, धर्मशालाओं में यदियाँ प्रतिबंधी रख गई है। मतलब अब आपको 1 मई के बाद शादी करनी है तो सिर्फ अपने घर से कर सकते हैं। यह निर्णय गुरुवार को क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक के लिए लिए गए हैं। साथ ही कलेक्टर ग्वालियर कैशलेंद्र विक्रम सिंह ने प्रस्ताव बनाकर भोपाल भेज दिया है। साथ ही यह भी तय किया गया है कि शादी समारोह या अन्य किसी भी तरह के कार्यक्रम में आतिशबाजी पूरी तरह प्रतिबंधित है। सभी 30 अप्रैल तक जारी कोरोना कर्फ्यू को भी 7 मई तक बढ़ा दिया गया है। अब कोई भी इन नियमों का पालन नहीं करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के चैन को तोड़ने के लिए गुरुवार दोपहर क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक बुलाई गई। बैठक में सांसद ग्वालियर विवेक शेजवेलेंद्र, कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह, एसपी ग्वालियर अमित सांघी व अन्य प्रतिनिधिगण समेत शामिल है। बैठक में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए बाजारों में भीड़ को नियंत्रित करने पर जोर देने की बात कही गई है। इसका एक ही समाधान निकल रहा है कि जब तक शादी समारोह होते रहेंगे तो खरीदारी के लिए लोग पहुंचेंगे। इसलिए सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि होटल, मैरिज गार्डन, विवाह वाटिका, धर्मशालाओं व अन्य सार्वजनिक भवनों में शादियों को 1 मई से प्रतिबंधित किया जाए। कलेक्टर ग्वालियर ने भी इस पर अपनी सहमति दर्ज करवाई है। इसके साथ ही आतिशबाजी पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। होटल, मैरिज गार्डन में शादी पर प्रतिबंध है, लेकिन जिनकी शादियां पहले से ही तय हो चुकी है उनके लिए भी समाधान निकाला गया है। क्योंकि मई 2021 में शादियों के 16 शुभ मुहूर्त हैं, इसलिए जिनका शादी करना जरूरी है वह अपने घरों से शादी का समारोह कर सकते हैं, लेकिन भीड़ नहीं जुटा सकते। साथ ही दोनों तरफ से सिर्फ 20-20 लोगों की शामिली होगी। परिवहन विभाग में एमपी-यूपी के बीच बस संचालन पर 7 मई तक प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसा कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखकर किया गया है। इससे ग्वालियर, चंबल अंचल समेत मुठभेड़ और इटावा के 30 से अधिक जिलों के हजारों लोग प्रभावित होंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश के ग्वालियर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी की सीमा से यूपी के झांसी, आगरा, इटावा, मैनपुरी, जालौन, ललितपुर आदि जिलों के लिए, साथ लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़ के लिए रोजाना 20 से 125 बजे आती जाती है। ऐसे में हजारों की संख्या में लोग इस निर्णय से प्रभावित होने वाले हैं। यह प्रतिबंध सभी तरह की बसों पर लगाया जा सकता है। पर्यटन परमिट पर भी बसें नहीं चल सकेंगी। उत्तर
प्रदेश में तेजी से कोरोना का संक्रमण फैल रहा है। यूपी से बड़ी संख्या में यात्री मध्य प्रदेश में आ रहे हैं। ये लोग संक्रमण भी चला रहे हैं। इससे एमपी के शहरों में भी संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। इस ध्यान में रखते हुए दोनों प्रदेशों के बीच बसों के संचालन पर 29 अप्रैल से 7 मई के बीच रोक लगाई गई है। ग्वालियर, चंबल संभाग से उत्तर प्रदेश के झांसी, इटावा, लखनऊ, कानपुर, आगरा सहित अन्य जिलों के लिए भी बड़ी संख्या में बसें जाती है। ग्वालियर के अंतर्राज्यीय बस स्टैंड से बड़ी संख्या में झांसी, आगरा व इटावा के लिए बड़ी आती है। ट्रेनों में सामान्य टिकट पर सफर बंद हो चुका है। लोग बस से उत्तर प्रदेश आ जा रहे हैं। स्टैंड पर कोरोना संक्रमण की जांच भी व्यवस्था नहीं की गई है। बस स्टैंड पर आने वाले यात्रियों की स्टेशन की तरह जांच भी की जा रही है। इस कारण इस तरह के परिवहन से मध्य प्रदेश के शहरों में लगातार संक्रमण बढ़ रहा है। संक्रमण एक शहर से दूसरे शहर और एक राज्य से दूसरे राज्य में परिवहन न करे, इसलिए दोनों राज्यों के बीच बस न चलाने का निर्णय लिया गया है। कोरोना के उत्तर प्रदेश तीसरा राज्य है, जिसके साथ मध्य प्रदेश ने बस सेवा संक्रमण को देखते हुए स्थगित कर दिया है। परिवहन विभाग ने कुछ समय पहले महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ जाने वाली बसों के संचालन पर भी रोक लगा दी थी। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से भी बसें न आ रही है और न जा रही है। चलिए, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। वाह, वाडीलाल मटका कुल्फी। धिन धिन धागे तू ना कत्ता। फ्लेवर्स इतने कि हर दिल बोले वाह वाडीलाल। रानी सिंह तेल और कपासिया तेल, मूल्यवान भरोसा, मूल्यवान तेल। तो शेफ, टेस्टी समोसे के बाद अब पनीर लवाबदार की बारी। अरे हेली जी, हर डिश में एक ही मिर्च। हाँ, मैं तो गजानन तेजालाल समोसे या किसी भी खाने को तीखा बनाने के लिए एकदम बढ़िया है, मगर पनीर में रंग रूप और कम तीखेपन के लिए हमें चाहिए गजानंद कुमठी लाल मिर्च। जैसे दाल फ्राई में तीखेपन और रंग रूप का बैलेंस चाहिए, तो उसमें लगेगी गजानंद रेशम लाल मिर्च। पर मेरे बच्चों को तो सादी सी भिंडी पसंद है। तो रोज के खाने के लिए गजानंद प्रीमियम मिर्च। शुद्धता और स्वाद को ध्यान में रखकर गजानंद ने तैयार की है विभिन्न मिर्च। अरे वाह शेफ, आप तो मास्टर हैं। तेजालाल, कुमठी लाल, रेशम लाल और प्रीमियम मिर्च के साथ गजानंद है हर मिर्च का मास्टर। वेलकम बैक। चलिए गौर करते हैं आगे के समाचारों पर। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या और ऑक्सीजन की बढ़ती डिमांड के बीच शुक्रवार को ऑक्सीजन एक्सप्रेस राहत लेकर आएगी। बेड़ाघाट में 2 टैंकर लिक्विड ऑक्सीजन उतारेगा। सागर के लिए 2 टैंकर कटनी में उतारा जाएगा। प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी की पूरी करने के लिए राज्य सरकार बोकारो स्टील प्लांट के ऑक्सीजन से टैंकर मंगवा रही है। ऑक्सीजन संकट के बीच में रेलवे ने लोगों को राहत पहुंचाने की कमान संभाली है। बोकारो से ऑक्सीजन एक्सप्रेस के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है। रेलवे के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक वनिजन ने बताया कि लगभग 20 घंटे में ट्रेन से ये दूरी तय होगी। रेलवे अधिकारी वशरंजन के मुताबिक ये ट्रेन 48 किलोमीटर से अधिक रफ्तार से 29 अप्रैल को बोकारो से रवाना हुई है। आज 30 अप्रैल की शाम तक यह जबलपुर के बेड़ाघाट में पहुंचेगी। राष्ट्रीय हेल्थ मिशन मध्य प्रदेश की डायरेक्टर छवि भारद्वाज द्वारा रेलवे को पत्र भेजकर इसकी जानकारी दी गई है। रेलवे अधिकारी वंशरंजन ने बताया कि इस ऑक्सीजन एक्सप्रेस के कटनी पहुंचने पर 2 टैंकर सागर के मकरोनिया स्टेशन भेजे जाएंगे, जबकि शेष 2 टैंकर ऑक्सीजन शाम तक जबलपुर पहुंचेंगे। इसे बेड़ाघाट स्टेशन ले जाने कर विशेष रैंप से उतारा जिला प्रशासन को सौंपा जाएगा।
मंडल वाणिज्य प्रबंधक देवेश सोनी के मुताबिक लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के ओवर डायमेंशन कंसाइनमेंट होने के कारण इस कंटेनर के क्रायोजेनिक का लोड होने की वजह से रेलवे द्वारा गति एवं एक्सेलरेशन का विशेष ध्यान दिया जाता है। इसे विशेष स्पीड पर ग्रीन कॉरिडोर के तहत तीव्र गति से जबलपुर लाया जाएगा। पिछले दिनों का बोकारो से जबलपुर आने में ऑक्सीजन एक्सप्रेस को लगभग 20 घंटे का समय लगाया था। अजमेर में कोरोना संक्रमण दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और प्रशासन की ओर से इस पर अंकुश लगाने के लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं, लेकिन लोगों की लापरवाही व नगर निगम की सफाई को लेकर बेपरवाही के आगे यह तमाम प्रयास बेमानी साबित हो रहे हैं। शहर के मुख्य ऋषि घाटी शमशान स्थल को देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। ऋषि घाटी शमशान स्थल पर कोविड पॉजिटिव व सामान्य लोगों का दाह संस्कार किया जाता है। यहाँ सफाई के लिए इंतजाम नहीं है। यहाँ जगह जगह कूड़े करकट के ढेर लगे हुए हैं और इतना ही नहीं, यहाँ आने वाले लोगों की ओर से मुंह में मास्क व हैंड ग्लव्स भी फेंके गए हैं। ऐसे में इनमें संक्रमण का खतरा भी बढ़ सकता है और क्षेत्रवासियों ने सुचारू रूप से सफाई व सैनिटाइज करने की मांग की है। ऋषि घाटी शमशान स्थल पर कोविड पॉजिटिव मरीजों का दाह संस्कार भी किया जाता है। यहाँ आने वाले लोग मुंह पर मास्क व हैंड ग्लव्स पहने हुए होते हैं। जब दाह संस्कार हो जाता है तो ये लोग अपना मास्क व हैंड ग्लव्स नहीं पर उतार के फेंक जाते हैं। ऐसे में यह संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। लोगों को लापरवाही का लग रही है, लेकिन यहाँ पर सफाई के इंतजाम भी नहीं है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि शमशान स्थल पर रोजाना अलग अलग जगहों से लोग आते जाते रहते हैं और ऐसे में यहाँ पर साफ सफाई व सैनिटाइज के लिए माकूल इंतजाम होना चाहिए। यहाँ पास ही घाटी आबादी है और यहाँ अड़कर मास्क व ग्लव्स बाहर भी जा सकते हैं। इस पर भी प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। अलवर में खौफजदा रही गुरुवार बीती रात। लॉर्ड्स डिकिटेड कोविड हॉस्पिटल में गुरुवार शाम करीब 7 बजे से 11 बजे तक मरीजों की सांसें रुक गई। इस बीच अस्पताल के बाहर मरीजों की चीख पुकार होती रही। अस्पताल में अचानक आईसीयू में ऑक्सीजन का मीटर खराब होने के बाद मरीजों को तुरंत दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करने में देरी की गई, जबकि इस बीच मरीजों के परिजन प्रशासन के आला अधिकारियों से गुहार करते रहे, लेकिन देर रात तक उनके यही कहा जाता है कि मीटर सही होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ऑक्सीजन की भी कमी नहीं बताई जा रही है। हालांकि एक मरीज की मौत के बाद परिजनों ने सीधे आरोप लगाए कि प्रशासन की लापरवाही रही। वे कई घंटे से अवगत कराते रहे, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई। कई घंटे बाद जब आईसीयू वाले मरीज को अस्पताल लेकर आया गया, तब वे एम्बुलेंस में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलने से एक ने दम तोड़ दिया, जिसके परिजनों की रात भर चीख पुकार नहीं थमी। लॉर्ड्स हॉस्पिटल में गुरुवार रात करीब 7 बजे कंट्रोल पैनल का मीटर खराब होने का पता चला है। असल में ऑक्सीजन की खपत अचानक बढ़ गई। काफी ऑक्सीजन सिलेंडर में ही बच रही थी, जिसका कोई उपयोग नहीं हो पा रहा था, जिससे सिलेंडर जल्दी जल्दी खप हो रहे थे। मरीजों को ऑक्सीजन का प्रेशर भी कम मिलने पर लग रहा था, जिससे बाद में देखा तो पता चला कि कंट्रोल पैनल का मीटर खराब है। कालूखेड़ा थाना फूलों से सजी कार में पुलिस ने 18 पेटी शराब जब्त कर ली है। यह शराब राजस्थान से लाई गई है। खास है, पुलिस दुल्हा दुल्हन समझे इसलिए आरोपियों ने गाड़ी को फूलों से सजा लिया है। कालूखेड़ा थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि सफेद रंग की स्विफ्ट कार में राजस्थान से अवैध शराब की तस्करी की जा रही है। चेकिंग के दौरान पुलिस टीम को ठिकराया कोठड़ी मार्ग पर तैनात किया गया था। बारात के लिए फूलों से सजी कार दिखाई गई थी। पुलिस ने कार को रोका तो उसमें पीछे की सीट पर 18 पेटी शराब की थी। पुलिस ने कार और अवैध शराब जब्त कर ली। आरोपी दीप लोहार और रईस मेवाती को गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि पूछताछ में आरोपियों ने एक दिन पहले कार का उपयोग बारात में ले जाने के लिए किया था। फूलों से सजी कार दुल्हन दुल्हन के लिए सजी दिख रही थी, लेकिन जब पुलिस ने चेकपोस्ट पर कार को रोका तो पीछे की सीट पर दूल्हा दुल्हन की बजाय अवैध शराब की पेटियां रखी गई थी। पुलिस ने कोटड़ी निवासी दीपक लोहार और बोरदा निवासी रईस मेवाती को गिरफ्तार कर लिया है। रांची में गुरुवार की आधी रात को मौसम का मिजाज बदला। लगभग आधे घंटे से भी ज्यादा समय तक 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा चली। वहीं राज्य के कई हिस्सों में बादल छा रहे थे, जबकि जमशेदपुर में तेज मिमी बारिश हुई थी। ओलों में भी गिरे।
शुक्रवार को रांची समेत विभिन्न जिलों में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों तक झारखंड में यह स्थिति बनी रहेगी। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण लोकल सिस्टम में आए बदलाव के कारण मौसम में यह परिवर्तन है। इस दौरान वज्रपात गर्जन के साथ कई इलाकों में बारिश के असर है। हवा की गति भी 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रही थी। अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री रहा था। आंधी और बादल के बीच अब रांची का पारा भी नीचे आने लगा है। 24 घंटे में रांची के अधिकतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी रही थी। पिछले 24 घंटे में रांची का अधिकतम तापमान 38 से 8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। एक दिन पहले रांची का अधिकतम तापमान 39.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। अभिषेक आनंद ने बताया कि तेज हवा और बारिश के कारण तापमान में गिरावट आएगी। अगले 2-3 दिनों में तापमान में 3 से 4 डिग्री तक गिरावट आने की संभावना है। पारा 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी से बिगड़ते हालात पर लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर योगी सरकार पर निशाना साधा। कहा कि न अस्पताल, न बेड, न ऑक्सीजन, न दवाई, न वेंटिलेटर। लोग सड़कों पर मर रहे हैं। IAS अधिकारी की भी मौत इलाज के अभाव में हो गई है। इसका कौन जिम्मेदार है? मुख्यमंत्री को मैं खुली चुनौती देता हूं कि वो अपने व्यक्तिगत नंबर जारी करें। स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगी कि यूपी के हालात कितने भयावह हैं। मुख्यमंत्री की झूठ बोलना बंद करें। विपक्ष के साथ ही लोगों को धोखा देने कर बंद करें। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि गांव-गांव महामारी तेजी से के साथ फैल चुकी है। कहीं भी RT-PCR जांच की कोई व्यवस्था नहीं है। एक दिन की जांच रिपोर्ट 5-5 और 6-6 दिन में आ रही है। ऑक्सीजन पैदा करना वाले भारत पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं दे पा रहा है। रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने वाले भारत के इंजेक्शन की दूसरे देशों में सप्लाई की जा रही है। RT-PCR की टेस्टिंग घंटा ले रही है क्योंकि घटाया है। कंट्रोल टेस्टिंग नहीं हो रही है, ऐसा क्यों? अजय लल्लू के कहने पे STF ने खुलासा किया कि रेमडेसिविर इंजेक्शन 10 गुने से अधिक दाम पर बिक रही है। झांसी, कानपुर, मेरठ, गाजियाबाद, लखनऊ और गोरखपुर में 1-1 लाख में इंजेक्शन बिकने की खबर मीडिया ने प्रकाशित किया। मुख्यमंत्री जी, आप किस कुंभकर्णी नींद सो रहे हैं? प्रदेश में 3 मई के बाद भी लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लागू रखने पर अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी मुहर लगा दी है। 3 मई के बाद भी कर्फ्यू जारी रहेगा और इस बार पाबंदियों को और बढ़ाया जा सकता है। नियमित कोविड समीक्षा बैठक में गहलोत ने गृह विभाग के अफसरों को मौजूदा कर्फ्यू गाइडलाइन को और ज्यादा विकास सख्त बनाने और इस आगे भी लागू रखने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने गृह विभाग के अफसरों से कहा, जरूरतमंद तबके की आजीविका का ध्यान रखते हुए ऐसी गाइडलाइन तैयार करें जिससे लोगों का अनावश्यक आवागमन नहीं हो रहा है और संक्रमण की रफ्तार पर अंकुश लगाने की कामयाबी मिले, अन्यथा स्थितियां और विकट हो सकती है। गहलोत ने कहा, चिकित्सा मंत्री, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव गृह और DGP तमाम स्थितियों को ध्यान में रखकर गाइडलाइन तैयार करें। हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि संक्रमण की गति हर हाल में धीमी हो, चाहे इसके लिए और सख्त कदम क्यों न उठाने पड़े। उल्लेखनीय है कि कर्फ्यू की मौजूदा गाइडलाइन 3 मई तक के लिए है। 4 मई से नई गाइडलाइन लागू होगी। मुख्यमंत्री के आदेशों के बाद नई गाइडलाइन के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने नई गाइडलाइन को लेकर उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में 3 मई के बाद लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगाने के लिए गाइडलाइन पर चर्चा होगी। इसके बाद गृह विभाग गाइडलाइन का ड्राफ्ट तैयार होगा। आज कल में ही नहीं, गाइडलाइन को मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद जारी करने की तैयारी है। चलिए, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। क्या बात है, वाडीलाल फ्लिंगो चोको ब्राउनी। फ्लेवर्स इतने कि हर दिल बोले वाह वाडीलाल। सुधा? नहीं, आज उपवास है। उपवास स्पेशल है पगली। माय डियर रियल
कम हियर बुलाता है। तो शेफ, टेस्टी समोसे के बाद? अब पनीर लबाबदार की बारी। अरे हेली जी, हर डिश में एक ही मिर्च। हाँ, मैं तो गजानन तेजालाल समोसे या किसी भी खाने को तीखा बनाने के लिए एकदम बढ़िया है, मगर पनीर में रंग रूप और कम तीखेपन के लिए हमें चाहिए गजानंद कुमठी लाल मिर्च। जैसे दाल फ्राई में तीखेपन और रंग रूप का बैलेंस चाहिए, तो उसमें लगेगी गजानंद रेशम लाल मिर्च। पर मेरे बच्चों को तो सादी सी भिंडी पसंद है। तो रोज के खाने के लिए गजानंद प्रीमियम मिर्च। शुद्धता और स्वाद को ध्यान में रखकर गजानंद ने तैयार की है विभिन्न मिर्च। अरे वाह शेफ, आप तो मास्टर हैं। तेजालाल, कुमठी लाल, रेशम लाल और प्रीमियम मिर्च के साथ गजानंद है हर मिर्च का मास्टर। वाह वाह, क्या बात है। वाडीलाल बड़ा बाइट चोको आमंड क्रंच। फ्लेवर्स इतने कि हर दिल बोले वाह वाडीलाल। सुधा, नहीं, आज उपवास है। उपवास स्पेशल है पगली। ओ माय डियर, रियल कम हियर बुलाता है। सबकी जुबां पर बस एक ही कहानी, हेल्थ और वेल्थ की है ये निशानी। स्वाद, शुद्धता और भरोसा एक थाल में जिसने परोसा, खुशबू है जिसकी सुहानी, जानी पहचानी वो है रानी, रानी सिंह तेल। रानी सिंह तेल और कपासिया तेल, मूल्यवान भरोसा, मूल्यवान तेल। वो है रानी, रानी सिंह तेल। वाह, वाडीलाल मटका कुल्फी। धिन धिन धागे त्रिगुण तू ना कत्ता। फ्लेवर्स इतने कि हर दिल बोले वाह वाडीलाल। वेलकम बैक। चलिए गौर करते हैं आगे के समाचारों पर। लंबी लड़ाई और कोर्ट कचहरी के बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जेल से रिहा हुए हैं। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के 12 दिन बाद लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर निकले हैं। बता दें कि लालू प्रसाद यादव झारखंड में दुमका कोषागार में अवैध निकासी के साथ जुड़े मामले में 19 मार्च 2018 से सजा काट रहे हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने बीते 17 अप्रैल को लालू प्रसाद यादव को इस मामले में जमानत दे दी थी। हालांकि अधिवक्ताओं के कार्य नहीं किए जाने के कारण बेल बॉन्ड नहीं जा रहा था। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से आदेश जारी होने के बाद गुरुवार को लालू प्रसाद के पैराविकार अधिवक्ता ने 2 निजी मुचक्ले दाखिल किए थे। इन मुकाबलों को कोर्ट से नहीं हो पाया था। इसे बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवर के जिले अध्यक्ष के पास भेज दिया गया था। साथ ही लालू को जेल से छोड़ने का आदेश भी दिया जाता था। बता दें कि इस मामले में लालू प्रसाद यादव को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत ने 7 साल की सजा सुनाई थी। बता दें कि दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू प्रसाद यादव के जमानत के लिए आधी सजा पूरी करने का दावा करते हुए याचिका दायर की थी। इस मामले में सीबीआई की अदालत ने लालू प्रसाद को 7 साल की सजा भी अलग अलग धाराओं में सुनाई थी। पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद ने दावा किया था कि वह आधी सजा पूरी कर चुके हैं। इस सीबीआई को दावा किया है। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामलों और ध्वस्त होती स्वास्थ्य सेवाओं के बीच दिल्ली सरकार को उनके व्यवस्थाएं विधायक ने तगड़ा झटका दिया है। विधायक शोएब इकबाल ने हाईकोर्ट से अपील की है कि दिल्ली में अव्यवस्था फैल गई है और यहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामले और ध्वस्त होती स्वास्थ्य सेवाओं के बीच दिल्ली सरकार को उनके ही एक विधायक ने तगड़ा झटका दिया है। विधायक शोएब इकबाल ने हाईकोर्ट से अपील की है कि दिल्ली में अव्यवस्था फैल गई है और यहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। दिल्ली में मटी महल
से विधायक शोहेब इकबाल ने दिल्ली की मौजूदा स्थिति को देखकर यह बात कही है कि उनकी शिकायत है कि दिल्ली में मरीजों को न दवा मिल रही है और न ही अस्पताल व ऑक्सीजन, किसी की कोई सुनवाई नहीं हो रही है और लोगों की जानों को भी खतरा है। उन्होंने कहा कि उन्हें बेहद दुख है कि वह किसी की मदद नहीं कर पा रहे हैं। 6 बार विधायक होने के बाद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। उनका कहना है कि वह तो यही चाहते हैं कि दिल्ली में तुरंत राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, वरना यह लाशें बिछ जाएंगी। शोहेब इकबाल ने ऐसी मांग इसलिए रखी है कि क्योंकि उनका कहना है कि दिल्ली को केंद्र का सहयोग नहीं मिल रहा है। अगर केंद्र के साथ हाथ में सब कुछ है तो काम क्यों नहीं आ रहा है? 3 माह के लिए दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा जाना चाहिए। 4 दिनों की तेजी के बाद हफ्ते के आखिरी दिन बाजार लाल निशान के साथ खुला। शुक्रवार को बाजार में गिरावट का ट्रेंड देखने को मिला। सुबह 9.16 मिनट पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 450 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था, तो वहीं निफ्टी में 126 अंकों की गिरावट रही। सेंसेक्स 56.30 या 0.92% नीचे लुटकर 39,309.64 पर कारोबार कर रहा है, तो वहीं निफ्टी 126.90 अंकों या 0.85% की गिरावट के साथ 14,768 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। बता दें कि हफ्ते की शुरुआत बाजार ने हर निशाने पर साथ ही की, लेकिन 4 दिनों की तेजी के बाद अब बाजार में तेज गिरावट दिखाई जा रही है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की तरह दिल्ली में भी 1 मई से 18 से ऊपर वालों कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए काम नहीं शुरू हो पाएगा। अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को डिजिटल पत्रकार वार्ता में कहा कि अभी तक वैक्सीन हमें मिली नहीं है। जैसे ही वैक्सीन आएगी हम अपना काम सभी को शुरू कर देंगे। अभी लाइनों में न लगें। तो कंपनियों की वैक्सीन है। दोनों कंपनियां को 36 लाख वैक्सीन के लिए ऑर्डर दिया गया है। 3 माह में आएगी। उन्होंने कहा कि अगले कुछ दिनों में हमारे पास 3 लाख वैक्सीन आ जाएगी। उन्होंने लोगों से अनुरोध किया है कि टीकाकरण केंद्र पर बेवजह भीड़ न लगाएं। वैक्सीनेशन को लेकर पूर्व सूचना दी गई है। वैक्सीन लगवाने वही लोग जाएं जिन्होंने पंजीकृत कराया हुआ है। टीकाकरण केंद्रों पर भीड़ नहीं लगाएं। दिल्ली और केंद्र मिलकर यह कार्यक्रम पर चल रहा है। हम 3 माह में सभी लोगों को वैक्सीन लगाएंगे। किसी तरह की भगदड़ न मचाएं। हम सभी को वैक्सीन लगाएंगे। सभी लोग जरूर वैक्सीन लगवाएं। इसके लगवाने से कोरोना हो जाने पर लोग अधिक गंभीर नहीं होते हैं। 2 वैक्सीन लगाई जाएगी, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। दोनों के लिए बराबर ऑर्डर दिया गया है। 1-2 दिन में वैक्सीन मिल जाने की उम्मीद है। इससे पहले बृहस्पतिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया था कि दिल्ली में 3 महीने के भीतर 18 वर्ष से अधिक उम्र की पूरी आबादी को वैक्सीन लगाई जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने कोरोना वैक्सीनेशन अभियान को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की थी। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि सामुदायिक केंद्रों और स्कूलों के अंदर भी टीकाकरण केंद्र बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा था कि कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को ऑर्डर दे दिया गया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि मई के शुरुआत से वैक्सीन मिलनी शुरू हो जाएगी। देश में कोरोना के हालात और ऑक्सीजन की कमी के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। जस्टिस DY चंद्रचूड़ को बेंच इसकी सुनवाई करेगा। महामारी के बीच ऑक्सीजन की कमी कैसे हेल्थ इमरजेंसी पर सुप्रीम कोर्ट ने 22 अप्रैल को खुद ही नोटिस लिया है। साथ ही केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। इस मामले में 27 अप्रैल को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा था कि मौजूदा स्थिति को संभालने के लिए क्या कोई नेशनल प्लान तैयार किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात इसलिए पूछी क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट समेत 6 अलग अलग हाई कोर्ट में महामारी से जुड़े एक जैसे मुद्दे पर सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के 5 निर्देश दिए थे। 1.SC ने केंद्र से पूछा, ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर केंद्र और मौजूदा स्थिति स्पष्ट करनी होगी। कितनी ऑक्सीजन है? राज्यों की जरूरत कितनी है? केंद्र से राज्यों को ऑक्सीजन के अलॉटमेंट का आधार क्या है? राज्यों को कितनी जरूरत है? ये तेजी से जानने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई है? 2. गंभीर होती व्यवस्था
ज़रूरतों के लिए बढ़ाई जाएगी। कोविड बेड्स भी बढ़ाए जाएंगे। तीसरा, वो कदम बताइए जो रेमडेसिविर और वेफिस्पेर जैसी ज़रूरत दवाओं की कमी को पूरा करने के लिए उठाए गए हैं। चौथा, अभी कोविशील्ड और कोवैक्सीन जैसी 2 वैक्सीन उपलब्ध है। सभी को वैक्सीन लगाने के लिए कितनी वैक्सीन की ज़रूरत होगी? इन वैक्सीन के अलग अलग दाम तय करने के लिए पीछे क्या तर्क है और आधार क्या है? 5, 28 अप्रैल तक जवाब दें, क्योंकि 18+ आबादी की वैक्सीनेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े क्या मामले हैं? सुप्रीम कोर्ट आज महाराष्ट्र के अस्पतालों के लिए केंद्र से ऑक्सीजन सिलेंडर्स, जरूरत दवाएं और मेडिकल स्टाफ देने की मांग की पिटीशन कर भी सुनवाई करेगी। साथ ही नासिक में ऑक्सीजन लीक होने से 24 लोगों की मौत की घटना की जुडिशनल इंक्वायरी की मांग की अर्जी पर भी सुनवाई की जाएगी। अभी के समाचारों में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज़। धन्यवाद।